भाई आज की मंडे नाइट रॉ में सीधा ब्रोक लेसनर ने चैलेंज कर दिया, वो भी रेसलमेनिया 42 के लिए। लेकिन असली सवाल ये आता है कि ब्रोक लेसनर का चैलेंजर होगा कौन, और दूसरी तरफ WWE ने क्या ट्रिब्यूट दिया है भाई एजे स्टाइल को, हेड्स ऑफ। और बहुत कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, जैसे कि हमें कोडी रोड्स दिखे, जेड गार्गिल दिखी, कुछ क्वालिफायर्स दिखे। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। शो की शुरुआत करते हैं माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स, जहां पे हमें पता लगा कि भाई एजे स्टाइल का आज ट्रिब्यूट होने वाला है, और तभी वहां पे आ जाता है गुंथर। बस करो, तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। अब चुपचाप से आकर अपनी सीट पे बैठो और इन लोगों को बताओ कि ग्रेटेस्ट रेसलर है कौन। और तुम सब बेवकूफ यहाँ पे बैठे हो एक लूजर को ट्रिब्यूट करने के लिए, लेकिन मुझे पता है लूजर को लूजर ही अच्छा लगता है। लूजर जैसे गोल्डबर्ग, लूजर जैसे जॉन सीना, लूजर जैसे एजे स्टाइल्स। और तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट रेसलर कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैंने इन तीनों को लपेटा है। चुप करो, बहुत हो गया। हम सेलिब्रेट करने आए हैं और हम सेलिब्रेट करेंगे, और बेहतर होगा तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ये सिक्योरिटी तुम्हें निकाल देगी। हाँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ, क्योंकि बकवास चीज मुझे नहीं देखनी। फिर गुंथर जैसे जा ही रहा था तो उन पे अटैक कर देते हैं ड्रैगन ली, और ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि भाई गुंथर पिट रहा है, वो भी ड्रैगन ली से। मतलब सोचो जरा किस लेवल पे गुंथर है और किस लेवल पे ड्रैगन ली। तो सोचो जरा भाई, गुंथर मार खा रहा है, वो भी ड्रैगन ली से। फिर ड्रैगन ली गुंथर को मारते मारते बैक स्टेज ले गए। वहां पे ड्रैगन ली को तो सेपरेट कर लिया, लेकिन कोडी रोड्स गुंथर पे हंस रहा था। उसके बाद कोडी रोड्स आ जाता है रिंग में। हाँ, तो किसकी बात करें? आज हम बात करेंगे द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स की। तभी वहां पे आ जाता है पॉल हेमन एंड पूरी विजन, और हर बार की तरह आज भी क्राउड पॉल हेमन को बात करने नहीं दे रही। तभी वहां पे ऑस्टिन थ्यूरी बोलता है कि मुझे ये डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं आई। तुम लोग विजन की बेइज्जती कर रहे हो, पॉल हेमन की बेइज्जती कर रहे हो। तुम लोगों में इस कोडी रोड्स की तरह सेंस नाम की चीज ही नहीं है। और तुम्हें पता है आज ब्रॉन्सन रीड इस मैच को क्वालिफाई भी करेगा, एलिमिनेशन चेंबर भी जीतेगा, और फिर रेसलमेनिया का मैच भी जीतेगा। फिर हम टेक ओवर करेंगे पूरी स्मैकडाउन को, जिसपे कोडी रोड्स बोलता है कि मुझे तो नहीं लग रहा, और मेरे साथ एक और भी बंदा है जिसको ये चीज नहीं लगती। तभी वहां पे म्यूजिक हिट होता है जे ऊसो का। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाती है, जो क्वालिफाइंग मैच थी जे ऊसो वर्सेस ओजे अमेरिकानो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में। मैच काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, बस इंजरी हो गई ब्रॉन्सन रीड को, तो पूरी मैच का रिजल्ट ही चेंज हो गया। स्पेयर लगा के और स्प्लैश लगाकर जे ऊसो इस मैच को जीत जाते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच को। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई विजन के साथ हो क्या रहा है। पहले सेथ रॉलिंस गया, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर गया, अब ब्रॉन्सन रीड। मतलब जिस हिसाब से पूरी विजन आई थी उस हिसाब से तो विजन को कुछ नहीं मिल रहा भाई। मतलब विजन के जितने भी ओजी मेंबर थे वो सारे गए इंजर्ड होकर। फिर उसके बाद लिव मॉर्गन का प्रोमो होता है, और उस प्रोमो में ये दिखाया जाता है कि स्टेफनी वकेर ने आखिर उसको बोला क्या था। स्टेफनी वकेर ने बोला कि तुमने WWE को कुछ नहीं दिया, WWE ने तुम्हें बनाया है, और जितना मैंने सेक्रीफाइस किया है तुमने नहीं किया, तुम बस जजमेंट डे के पीछे छुप रही हो। तो लास्ट वीक हमें स्पेनिश तो समझ नहीं आई, लेकिन WWE ने आज ट्रांसलेट कर दिया इस चीज को। फिर लिव मॉर्गन स्टेफनी और जेड गार्गिल दोनों को बुलाती हैं, ताकि वो उनके फेस पे बता सके कि वो चैलेंज किसको करने वाली हैं। और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिव मॉर्गन स्टेफनी को ही चूज करेंगी, और वही हुआ। लिव मॉर्गन ने सीधा अटैक कर लिया स्टेफनी वकेर पे, जिसका मतलब ये होता है कि लिव मॉर्गन और स्टेफनी वकेर का मैच होगा रेसलमेनिया 42 में। उसके बाद जजमेंट डे का बैक स्टेज सेगमेंट होता है, जहाँ पे जेडी फिन बेलर को सॉरी भी बोलता है, और साथ साथ ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें अब चैंपियन देखना चाहता हूँ, जिसपे फिन बेलर बोलते हैं कि हाँ पक्का मैं इस बार चैंपियन बनूंगा। फिर डोमिनिक अपनी कंप्लेंट सुनाते हैं कि भाई लास्ट वीक तुम नहीं थे इसलिए मैं मैच हार गया, मुझे पता है तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, और नेक्स्ट वीक मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच है, वो भी पेंटा के साथ, तो मेरी हेल्प करना। जिसपे फिन बेलर बोलते हैं कि भाई मैं अपनी बड़ी मैच पे फोकस कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा, और जब तुम इंजर्ड थे मैं अकेले संभाल रहा था ना, अब तुम अकेले संभालो। और ये चीज देखने के बाद यही लग रहा है कि भाई जजमेंट डे टूटने की कगार पे पहुंच चुकी है। उसके बाद मैच होता है मैक्सिन और नेटी के बीच में, और इस मैच की भी कुछ एंडिंग नहीं हुई। पोस्ट पे मैक्सिन को पता नहीं क्या जोर से लग गई, उस वजह से मैक्सिन उठ ही नहीं पाई, इस वजह से विनर कर दिया नेटी को। अब इनका ये क्या चक्कर चल रहा है
कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद WWE इस बार इस चीज को और पर्सनल लेवल पे ले जा रही है। फिर बैक स्टेज सेगमेंट होता है और वही बॉक्स हमें एक बार फिर से दिखता है। इस बार एडम पीएस बोलते हैं कि डायरेक्ट इसको भेज दो शिकागो में, वहीं खोलकर देखेंगे कि इसमें है क्या। फिर रूसेव वहां पे आता है। रूसेव बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जनरल मैनेजर बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ मीटिंग में। फिर रूसेव बोलता है कि भाई मुझसे जरूरी क्या मीटिंग हो सकती है। तभी वहां पे आ जाता है ओबा फेमी और लास्ट वीक की तरह इनका आज भी फेस ऑफ हुआ। अगर जनरल मैनेजर नहीं होता तो भाई ये दोनों आपस में लड़ जाते। वहीं जनरल मैनेजर उनको मना करता है कि भाई हम आज आए हैं एजे स्टाइल के लिए, तो आज नहीं फिर कभी मौका देंगे तुम्हें फाइट करने के लिए। अब देखते हैं कि रूसेव और ओबा फेमी की फाइट होती कब है। उसके बाद रिंग में आता है ब्रोक लेसनर और ब्रोक लेसनर की क्या हालत हो गई है भाई। ब्रोक लेसनर को मतलब ओपन चैलेंज करना पड़ रहा है बगैर किसी स्टोरी लाइन के। ब्रोक लेसनर ने सीधा ओपन चैलेंज कर लिया कि कोई भी आए मुझसे रेसलमेनिया 42 में मैच करने के लिए। मतलब यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ब्रोक लेसनर जैसा बंदा ये चीज कर रहा है, मतलब बगैर किसी स्टोरी लाइन के ये मैच कैसी ही लगेगी, सोचो जरा। अब ब्रोक लेसनर ने ओपन चैलेंज दे ही दिया है तो इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि उसका चैलेंजर होने कौन वाला है। या तो ओबा फेमी हो सकते हैं क्योंकि रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर ने ही ओबा फेमी को एलिमिनेट किया था, या फिर वो गुंथर हो सकते हैं। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि गुंथर वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच हो और क्या कमाल मैच होगा। ये चीज मुश्किल तो लग रही है गुंथर वर्सेस ब्रोक लेसनर, लेकिन WWE को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। उसके बाद मैच होता है जवान एवंस वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में और भाई जवान एवंस जब भी मैच लड़ता है हेड्स ऑफ, बंदे के पाँव में स्प्रिंग लगे हुए हैं, लिटरली पूरी रिंग में उड़ता है और इसी उड़ने के ही चक्कर में ओजी कटर लगा के जवान एवंस मैच को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोमो होता है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का। फिन बेलर ने ये बोला था कि अगर वो इंजर्ड नहीं होता तो वो अभी तक चैंपियन रहता। अगर तो ऐसे मेरे पास भी है, अगर उसने मुझ पे अटैक नहीं किया होता तो उसको टाइटल शॉट भी नहीं मिलती। अगर फिन बेलर मुझसे एलिमिनेशन चेंबर में जीत जाता है फिर भी मैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट ले सकता हूँ रोमन रेंस को थप्पड़ मारकर। लेकिन मैं अगर पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ जो इस टाइम हो रहा है। और हमेशा ही मेरी यही कोशिश रही है कि मैं फाइटिंग चैंपियन रहूं क्योंकि मैं हूँ CM पंक। CM पंक का प्रोमो भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिन बेलर को यहाँ पे आना चाहिए था। मतलब सोचो जरा, एलिमिनेशन चेंबर में मैच है और जो चैलेंजर है वो ही बंदा नहीं आ रहा। मतलब मैं चाहता हूँ कि जिस चीज को WWE बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है उसको बड़ा तो दिखाओ। अगर इनके बीच में आज भसड़ हो जाती, पूरी सिक्योरिटी हो जाती, एक दूसरे को मारने लग जाते, कितना मजा आता। नहीं, पर ये चीज तो हम सोचते हैं, WWE वाले ऐसा कुछ नहीं सोचते। पता नहीं फिन बेलर को टाइटल के लिए मैच भी कैसे ही दे दिया। उसके बाद वुमेन्स की तरफ क्वालिफाइंग मैच होता है रेकेल वर्सेस कायरी सेन वर्सेस इयो स्काई के बीच में। और मुझे लग रहा था कि भाई इयो स्काई जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। टहाना बॉम्ब लगाकर रेकेल जीत जाती है इस मैच को और रेकेल आ जाती है फाइनल स्पॉट पे, वो भी एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। ये अनएक्सपेक्टेड था सच्ची में भी। फिर उसके बाद एंट्री होती है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की। और एजे स्टाइल का ट्रिब्यूट देखने के बाद, एजे स्टाइल का प्रोमो सुनने के बाद भाई दिल भारी सा हो गया है सच में। और वहां पे एजे स्टाइल खुद भी इमोशनल हो गए थे। एजे स्टाइल ने आकर सब रेसलर्स को थैंक यू बोला, अपनी फैमिली को थैंक यू बोला और ये भी बोला कि मैं नहीं चाहता था कि रॉयल रंबल में मैं जाऊं, पर गुंथर ने मुझे हरा दिया इसलिए मुझे जाना पड़ा। फिर वहां पे सारे सुपरस्टार आकर एजे स्टाइल को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। और भाई वो मोमेंट था ना, सच में एजे स्टाइल जैसे इमोशनल हो रहा था, मेरा भी दिल भारी हो गया था। उसके बाद वहां पे एंट्री होती है अंडरटेकर की। और अंडरटेकर की एंट्री के बाद ये बोलूंगा कि एजे स्टाइल को क्या ही मस्त ट्रिब्यूट दिया है ट्रिपल एच ने, हेड्स ऑफ। मतलब एजे स्टाइल की रिटायरमेंट इतनी खास की गई थी कि वहां पे अंडरटेकर को भी आना पड़ा। और अंडरटेकर वहां पे एक चीज अनाउंस कर देते हैं, एजे स्टाइल को 2026 के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट भी कर दिया अंडरटेकर ने। और ये चीज देखकर भाई एजे स्टाइल टोटली खुश हो गए। फिर वहां पे पूरी अपनी फैमिली को ऊपर बुलाया, एक दूसरे के गले मिले, उसके बाद सेलिब्रेट किया। लेकिन ट्रिपल एच ने ये काम अच्छा कर दिया कि एजे स्टाइल को ट्रिब्यूट तो अच्छा दिया। और आज पता चला कि रॉयल रंबल में एजे स्टाइल ने गिलव क्यों नहीं उतारे थे, क्योंकि उसको गिलव आज उतारने थे। तो आपको एजे स्टाइल का ट्रिब्यूट कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना।